अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने, फिर वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने, फिर गायब हो जाने और इतवार 6 अक्टूबर को रात 9 बजे अचानक पेशावर में सूबाई असम्बली के इजलास में मंजर आम पर आने की जो मुख्तसर कहानी वो बयान कर रहे थे, उस पर ना सिर्फ PTI के कारकुन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, PTI के हामी यूट्यूबर तनकीद कर रहे थे और उन पर शक का इज़हार कर रहे थे, बल्कि PTI के रहनुमा भी अली अमीन गंडापुर की कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। पार्टी के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की कहानी में झोल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर इमरान खान से माफ़िया मांगी गई कि पार्टी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरी। इस पूरी सूरत हाल में आज अली अमीन गंडापुर ने अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया है और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने एक बार फिर जुमे से मुख्तलिफ शहरों में और फिर बिलाखिर इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपने से लेकर कई शहरों तक होते हुए वापस पेशावर पहुँचने तक के सारे वाक़यात तफसील से बयान किए। जब हम KP हाउस पहुंचे तो KP हाउस के अंदर रेंजर्स, IG पुलिस इस्लामाबाद को लीड कर रहा था, पिस्टल उसके हाथ में था और उन्होंने ऐसा धावा बोला कि घुसते ही उसने सबसे पहले DSP जो वहां पर मौजूद था, बेसिकली KP हाउस का DSP सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उससे अब्यूज लगने पूछा मेरे बारे में कि वो कहाँ है, अब्यूज करके, और उसने जाके से कहा कि जी आप कैसी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसके सर पे 2 बट मार के सर फाड़ दिया। इस माहौल में मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। मैंने देखा कि मेरे अरेस्ट से मेरे सूबे को बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा विशाल नाम का उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। पिकेट के अंदर 4 घंटे में वहां पे रहा। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों में क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियाँ सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है और सारे पुलिस वाले जो है हमारे वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहाँ पे अरेस्ट करके रमान बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग बाई CSO। मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, ठीक है। अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। वहां से मैं मूव होके गया, आगे जाके मैं वॉक करता हुआ जब पहुंचा पर ऊपर, अभी सुबह की रोशनी उस वक्त तक पूरी आई नहीं थी, तो वहां पर चूंकि कोई कामतराफ थी नहीं, तो मैं हर 1-2 जो गाड़ियां सूखियां वगैरह गुजरी, तो जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है, एक अल्लाह की जात है, एक मैं हूँ। फिर एक गाड़ी आके वहां पे जब मैंने पत्थर मारे गाड़ी रुक गई। जब मैं उस गाड़ी के पास गया तो वो वही गाड़ी थी, साथ एक मोटरसाइकिल भी था। उस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा ड्राइवर इफ्तिखार, मेरा ड्राइवर है, CM हाउस का वो था। आगे मोटरसाइकिल पे आरिफ खटक जो मेरा एक गार्ड था वो था और एक तारिक मेरा गार्ड है वो था, 2 मोटरसाइकिल पे थे। जब मैं गाड़ी में बैठा तो आरिफ खटक मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया और तारिक आगे गाड़ी में साथ बैठ गया और हम रवाना हो गए। मोटरवे पे हमने M टैग के ऊपर हिट किया, उसकी रसीद भी यहाँ पे मौजूद है। M टैग के जरिए मोटरवे पे चढ़े, मोटरवे से आगे हम उतरे। मैं वहां से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया। आपने तो मेरे थे ही नहीं। जब मैं उसके घर पहुंच गया वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उसने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर। मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे में हूँ, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा, मैं ये गारंटी कर नहीं सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, कार्ड दूंगा, तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाता हूँ। फिर मैं सीधा गया और मैं वहाँ से बड़ग्राम और घर शांगला सवार आगे के जो मेरे रसीदें हैं वो मैंने M टैग उतार दिया कि रिकॉर्ड पे ना आए सबके। तो M टैग के अलावा वो रसीदें मौजूद हैं गाड़ी की जो रसीदों पे आए, और फिर मदान, नौशेरा, चारसदा और मैं पेशावर पहुँच गया। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के अंदर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए ना सिर्फ उन्हें मुनाफिक कहा बल्कि बद्दुआ भी दी। आप इनके धोखे में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ, ये घबरा गए हैं आपसे, इनकी टांगें कांप रही हैं आपका जज्बा देखकर, आपका इत्तेहाद देखकर। और जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नाम में कलमे लिखे हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला उसे खानदान को गर्क करे। इस जहान भी मेरा गिरबान और उस जहान भी मेरा गिरबान आपके लिए हाजिर है, आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का हिस्सा ना बने। आपको बहकाने वाले, चाहे वो अंदर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, वो मुनाफिक हैं, मुनाफों से बचो। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद में धावा बोलने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि अगर इमरान खान ने इजाज़त दी तो अगला कदम शहबाज शरीफ का बेडरूम है।
फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूं। ये मेरे सूबे की मलकियत है, जिस तरह घुसा इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने हक के लिए तैयार हो? अपने हक के लिए लड़ोगे? अपने हक के लिए मरोगे? सबक सिखाओगे? सूबे का हक लोगे? नारा मारो, साडा हक इथे रख, इथे रख, इथे रख। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। एक और धक्का है, और वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे वो धक्का। और इनको समझ आ गई है कि जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अगर इमरान खान हुक्म दे दे तो अगला स्टेप उनका बेडरूम है। अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मगर पार्टी में गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाले एहतजाज को लेकर तनाज़ा बरकरार है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर डी चौक तो पहुंचे नहीं, बल्कि चाइना चौक पर एहतजाज में शरीक होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए और फिर वहां से गायब हो गए। इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान ने मेरे सामने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से मुताल्लिक हिदायत दी थी। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक एहतजाज करवाया, मगर PTI के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि मैं जानता हूँ कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वाज़ेह हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिल वक्त इसे गफलत गिरदानूंगा। मेरी क़यादत से भी दरख्वास्त है कि आपको खान साहब ने डी चौक एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मंगल और बुध को मुल्कगीर एहतजाज का प्लान दे दिया था, जिसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कौम के साथ शेयर करके कॉल दी जाए। आज ही PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा। मगर अहम बात यह है कि मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन था और 11 अक्टूबर को टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन होगा, जबकि 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा में PTI का एहतजाज होगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज किया जाएगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा और फिर पार्टी की सियासी कमेटी की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मगर गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाले एहतजाज के तनाजुर में जहां अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ पर शक का इजहार किया जा रहा है, एहतजाज की हिकमत अमली और इमरान खान की हिदायत से मुताल्लिक पार्टी इख्तिलाफ़ात का शिकार नजर आ रही है, तो ऐसे में 19 अक्टूबर तक PTI का कोई रहनुमा या वकील इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने SCO कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इंतजामिया और PTI के वकला की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर तक चली गई है, जबकि तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज बगैर कार्रवाई के 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। यानी 19 अक्टूबर तक PTI के किसी भी रहनुमा या वकील की इमरान खान से मुलाकात का इम्कान नहीं है। अगर अदालत इस हवाले से इजाज़त दे दे तो अलग बात है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब मौजूद होंगे, मगर पहले तलाल चौधरी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब फिर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, अगर हुकूमत खुश थी कि इन्होंने एहतजाज करना था, कर लिया, देख लिया हमने कितना थ्रेट है, आप लोगों ने चैलेंज किया था, मगर उन्होंने आके दिखाया, इस्लामाबाद पहुंच के दिखाया, रुकावटें भी हटाकर दिखाई। अब कह रहे हैं कि वो फिर आएंगे, अपना हक लेंगे और PTI मुल्कगीर एहतजाज की तरफ जा रही है, उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद की कॉल देगी, तो थ्रेट आपके लिए गया नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते हुए नज़र आए हैं और इनके तो अहदाफ थे कि ये डी चौक में पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे, वहां पर धरना करेंगे, उस एहतजाज को प्रलॉन्ग करेंगे, और वो तो टारगेट ये पूरा नहीं कर सके, ना ये बैठ सके, ना ये धरना दे सके। और उसके बाद ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि KP के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें डॉज किया है और वो बार बार ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो जब इस तरह गायब होता है तो उसके बाद उसको कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं, वहाँ कोई बातचीत होती है और इमरान खान को कहीं रहा करने के लिए या PTI की ये जो तमाम मामलात को सेटल करने के लिए बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बानी PTI को ये तमाम एक्ट्स जो हैं ये और मुश्किलात में फंसा रहे हैं। हाँ, गंडापुर अपनी नौकरी पकड़ी करने के लिए ज़रूर इस तरह की क्या कहते हैं तेज़ियाँ दिखा रहा है और इस तरह के डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ बानी PTI भी खुश रहें और इस दूसरी साइड पर भी लोग खुश रहें और उनकी नौकरी जो है बच जाए।
इससे बानी वैसे मगर पीटीआई आपने कहा की कि वो- किसी से बातचीत या बानी पीटीआई के लिए कोई आसानी की कोई रास्ता, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ता खुल जाए, कोई बातचीत का रास्ता खुल जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं होगा, इसका कोई चांस नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। मगर दरमियान में कहीं ना कहीं राब्ता हुआ, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मिसकमिटमेंट की इस्टेब्लिशमेंट ने, हालांकि हमने उनके कहने पर एहतजाज मुलतवी कर दिया। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि अली गंडापुर साहब ये तासुर देते हैं कि वो कहीं चले जाते हैं, फिर उनके कोई मुज़ाकरात होते हैं, वो तो इसके बरक्स है। पार्टी में उन पर एतराज़ हो रहा है और इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। वो कह रहे हैं भाई मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, मैं तो छुपा रहा, और छुपने के बाद फिर मैं निकला, फिर निकलने के बाद एक लंबा रूट मैंने लिया। हालांकि अगर वो चाहते तो हरिपुर से पेशावर 2 घंटे में पहुंच जाते, लंबा रूट लेकर पहुंचा, ना मोबाइल था ना मेरे पास पैसे थे। वो तो अलग दास्तान बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि मेरा कोई राब्ता इस्तेमाल हुआ था। देखिए, तासर जो देते हैं वो यही है, और जो दो स्टोरी उन्होंने 2 दफ़ा सुनाई है फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों में कंट्राडिक्शन है। मुझे ये बताइए कि उनको गाड़ी मिल गई, उनको पेट्रोल के पैसे मिल गए, उनको गनमैन मिल गए, वो डीपीओ के घर चले गए, उनको मोबाइल नहीं मिला। और वो जो ये तासर देते हैं कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए आ गए और अगली दफ़ा वो पहुंचेंगे तो वो फलानी जगह तक पहुंच जाएंगे, उनके लिए इतला के लिए अर्ज है कि वो सिर्फ पीछे अपने गनमैन्स गार्ड्स भी छोड़ गए, अपनी गाड़ियां भी छोड़ गए, अपने कारकुन भी छोड़ गए, बल्कि इमरान खान की जो 2 बहनें थी उनको भी गिरफ्तार करके छोड़कर और वो भागे हैं, पीठ दिखाकर भागे हैं। तो ये जो वो एक ड्रामाबाजी का कल्चर है, रंगबाजी का कल्चर है पूरी पीटीआई में, उसका ये एक उस ड्रामे की ये पीक है। और ये सीएम जो है ये बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि और ये एक टाइम पर 2 लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड पर ताकतवर लोगों को और दूसरी साइड पर इमरान खान को। और मगर सारी चीजें मगर अभी तक आने वाले वक्त में पीटीआई के लिए और मुश्किलात का बायस बनेगी। मगर ये जो सवाल है उनका जो भागना है, ये उनकी प्लानिंग का नतीजा है या आप लोगों के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है? वो गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वो पहुंचे थे इस्लामाबाद, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाते हैं, आपकी बाकायदा फौज और रेंजर्स के साथ धावा बोला जाता है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो जो आपने एक्शन किया उनका भागना, तो उनका उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ना कि उनकी प्लानिंग का कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इनके एहतजाज नाकाम हुए। अब लाहौर का एहतजाज देख लें, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल सके। फैसलाबाद का एहतजाज देख लें, इसी तरह ये वाला जो एक इन्होंने धरना और एहतजाज की कॉल थी इस्लामाबाद की, ये बड़ी भरपूर थी और ये समझ रहे थे कि ये आखिरी कॉल होगी। और इसके बाद ये बिल्कुल ये तासर दे रहे थे कि उसके बाद ये इमरान खान को हर सूरत वहाँ से रहा करवा कर लेकर जाएंगे। ये इस मौके पर दे रहे थे कि रियासत ब्लैकमेल होगी, रियासत उसी तरह ब्लैकमेल होगी जैसे पहले जब चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने आना था तो उस वक़्त 2014 में। और अब क्योंकि एससीओ है और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो रियासत ब्लैकमेल होगी और इनसे कोई बातचीत होगी, या इस मौके को ये गनीमत जानकर कम अज़ कम पाकिस्तान को मज़ीद उसी तरह डिस्टेबलाइज कर सकते हैं जैसे कभी ये ख़त लिखकर IMF को करते हैं, या फिर इसी तरह साइफर लहरा कर, या इसी तरह 9 मई जैसे वाक़यात करके। तो ये इनकी भरपूर कोशिश थी, लेकिन रियासत के भरपूर इक़दामात, और मैं शाबाश देता हूँ वज़ीर दाखिला को और पंजाब हुकूमत को कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई उन्होंने किसी ऐसा गोली नहीं चलाई, मगर उसके और अपना सपाई और अपने लोग ना सिर्फ उनके जख्मी हुए, शहीद हुए, उसके बावजूद ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। मगर जब आप कहते हैं कि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का एहतजाज, मगर जब आपने कहा कि पंजाब में भी इनका एहतजाज कोई कामयाब नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, उन्होंने फिर नए एहतजाज की कॉल दी है और आपको कोई खतरा भी नहीं महसूस हो रहा? अगर लोग भी नहीं निकल रहे तो अगली दफा मत रोकिएगा, एहतजाज करने दीजिएगा। देखिए, आप शाहजेब साहब कोई इस बात की गारंटी कर दे, लेकिन जब किसी से बातचीत की जाती है, इजाज़त दी जाती है, तो माजी देखा जाता है। इनका माजी सुप्रीम कोर्ट से शलवारें लटकाने से 126 दिन धरना, PTV पे कब्ज़ा, 9 मई, उसके बाद इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आ जाएं, 25 मई 2022 को पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी। कोई अदालत बुलाए तो उसके दरो दीवार हिला देते हैं। आप इनका ये माजी है और इनके माजी को देखते हुए इजाज़त भी एहतियात से देना पड़ती है। और फिर ये कहते हैं
कि हमें आप इजाज़त दे देते हैं जी, हम जलसे की मांगते हैं तो हमें आप वहाँ इजाज़त देते हैं मवेशी मंडी में। आपकी हरकतें जानवरों जैसी हैं, आपकी हरकतें इस तरह की हैं और आपसे ख़तरा इस कदर है कि आम माशरा या आम शहर को तहबाला ना आप कहीं कर दें, आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर ना कर दें। हम इजाज़त देना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमात को, जिन लोगों का सियासी बिहेवियर नहीं है, वो सियासी जमात की तरह बिहेव नहीं करते, उनका माजी सियासी नहीं है, उनके लिए कोई ऐसे एहतजाज की जगह नहीं है जिससे पाकिस्तान की में डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम खराब करें, जिससे मुआशी इस्तेकाम खराब हो। यानी जो उन्होंने अगला मुआशी प्लान दिया होगा तो इनकी ब्लैकमेलिंग होगी। अब उन्होंने अगला प्लान दिया है, हुकूमत उसी तरीके से फिर रोकने की कोशिश करेगी। गंडापुर साहब कह रहे हैं अगर इमरान खान ने इजाजत दी तो अगला कदम शहबाज शरीफ का बेडरूम है। देखिए, ये बनी गाला में का बेडरूम नहीं है कि जिसका दिल करे वो आए और जाता रहे और आमदोरफ्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रियासत के अदारों की हिफाजत भी आती है, अपने लीडर्स की भी, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की हिफाजत। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इकॉनमी पटरी पे चढ़ गई है। इनको तकलीफ किस बात की है? महंगाई 6% पे आ गई है, इसलिए कि IMF की डील हो गई है, इसलिए कि रुपया तकड़ा हो गया है, इसलिए कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो बेहतरीन दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज बन रही है, इसलिए कि सुबह सऊदीज आ रहे हैं, उसके बाद चाइनीज आ रहे हैं, उसके बाद SCO कॉन्फ्रेंस है। इनको मसला इस वक्त एहतजाज का क्या आम आदमी की जिंदगी के साथ कोई रिलेशन है? क्या गरीब की रोटी के साथ है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ है? नहीं, इनका मसला अपनी कुर्सी के साथ है, इनका मसला बानी PTI के गुनाहों से माफ़ी के साथ है, इनका मसला NRO, और इनका मसला ये समझते हैं तब हल होगा जब रियासत ब्लैकमेल होगी। रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए पहले 9 मई, उससे पहले IMF को ख़त, और अब SCO कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह CPEC भी करके दिखाया था 2014 में, उस वक्त भी इनकी टाइमिंग देख लें। अब भी दोबारा CPEC 2 भी होगा, सऊदीज के साथ भी मुआहदा होगा, IMF की डील भी हुई है, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ेगी। इस सियासी ब्लैकमेलिंग को इंशाअल्लाह ताला आखिरी ज़रब इस पे तरमीम करके लगाएंगे। पाकिस्तान में अमेंडमेंट इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लेकर आना है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम तरमीम कब करने का इरादा है? नहीं आ सकता। तरमीम कब करने का इरादा है? नंबर्स पूरे नहीं है आपके पास, मौलाना भी माने नहीं, उनके मुसव्विदे पे मान के शायद तरमीम हो सके, मगर कब? 18वीं तरमीम से आज तक, और जब से 19वीं तरमीम हुई है, पार्लियामेंट यरगमाल है। पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है वो नामुकम्मल है। तो हर सूरत जितनी जल्दी ये तरमीम होगी, पार्लियामेंट भी अपनी इज्जत और उसको भी रहाई मिलेगी, और उसके साथ पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ही फिर आएगा। SCO के इजलास के बाद होगी, सियासी इस्तेकाम के SCO के इजलास के से पहले होगी या बाद में होगी, या कोई और मामला? देखिए, जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने एक सेट ऑफ डेट, आपको याद होगा जनरल आसम साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च और एहतजाज किया था, उस अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अपॉइंटमेंट हुई थी, खैर खैरियत से हुई थी। इस दफ़ा भी ये तरमीम हुकूमत के दिए हुए और मुकर्रर करी हुई डेडलाइन के मुताबिक इंशाल्लाह होगी। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान मज़ीद मुतम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है, बड़ी बहुत शुक्रिया तलातोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। आज जो बातें की अली गंडापुर ने, हुकूमत के हवाले से जो बातें की, हुकूमत का मौक़िफ़ हमने लिया। अब वो तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बातें करें। तहरीक इंसाफ पर में तनकीद उनके ऊपर हो रही थी कि वो प्लान के मुताबिक नहीं गए। अब क्या मुतमईन है, क्योंकि उनकी कहानी में झोल नज़र आ रहे थे तहरीक इंसाफ की क़यादत को। इसके मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ से लेंगे। और फिर क्या मौलाना मान गए हैं आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि हुकूमत कॉन्फिडेंट है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जी से हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले शेख शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल तक ज़ाहिर है पार्टी के अपने हामी सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद कर रहे थे गंडापुर साहब पर, मगर आज जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, क्या अब इसके बाद पार्टी कन्विंस्ड है कि उन्होंने जो किया ठीक किया, जो किया इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक किया? देखिए जी, दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं। इमरान खान का 2 लग जाए 3 दिन लग जाए, आपने डी चौक पहुंचना है। उस शख्स को जितनी मुश्किलात पेश आई, जितनी शदीद शेलिंग हुई, और जिस अंदाज से उनके रास्तों में रुकावटें पैदा की गई, खंदकें खोदी गई, इसमें रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद की पुलिस, दूसरी पुलिस, 245 का नफज,
सब कुछ के बावजूद भी वो यहाँ डी चौक में पहुंचा। जो इन तमाम तर मुश्किलात और इन फस्तायत के बावजूद वो यहाँ पहुंच गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो उनका मकसद था यहाँ पहुंचने का, वो तो पूरा हो गया। अब आगे जो फस्तायत का माहौल कायम किया रेंजर्स ने और आईजी ने जा करके एक प्रोविंशियल टेरिटरी पे हमला किया, इसका प्रोविंशियल टेरिटरी, वो उनकी ये न सिर्फ आइन पे हमला था बल्कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला था। उसके बाद की ये जो है कि जी किसी ने उसकी बात पे यकीन किया नहीं किया, हम क्यों ना यकीन करें। लेकिन ना दो बातें थी, या तो ये है कि वहाँ को गिरफ्तार हो जाते, या ये है कि वहाँ से वो निकल के पहुँच गए। तो दोनों सूरतों में से दो ही ऑप्शंस हो सकते थे ना। वो गिरफ्तारी नहीं हुई और जिस अंदाज से इन्होंने करने की कोशिश की वो नहीं हुई, और उसने खुद एक्सप्लेनेशन दे दी तो ठीक है। कुछ दोस्तों ने इतराज़ किए थे, मगर आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतनी बड़ा कोई इशू है। मगर मसला है कि डी चौक पहुंचने का कहा गया था, डी चौक के करीब थे वो। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाना और कारकुनों को, तो वो ये कह रहे थे कि अब इमरान खान का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक करेंगे। कारकुनों के दरमियान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, और ये बात ठीक है कि वो लीड करते हुए कारकुनों के साथ खुद पहुंचे जबकि दूसरी क़यादत मौजूद नहीं थी उनके साथ, और वो बिल्कुल करीब जब मंजिल के पहुंचे फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले जाना, कारकुनों का सोचना कि वो कहाँ चले गए हैं और वो बगैर लीडर के रह गए, ये क्या हिकमत अमली के तहत था? क्योंकि मुराद सईद ने कहा कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वाज़ेह हिदायत पर अमल नहीं हुआ, ये मुराद सईद साहब ने कहा। देखिए ये तो एक वो जो जिस तरह वो लीड करके आया 36 घंटे उसको लगे, और जिस तरह की उसके ऊपर शेलिंग हुई, एक नेशनल बात है कि एक शख्स डी चौक में तो वो खैर पहुंचा, पूरे मीडिया ने भी दिखाया उसका, उसकी स्टेटमेंट भी है। डी चौक पहुंचने के बाद कारकुनान से मुखातिब होकर वो कह रहा है मैं चंद लम्हों के बाद वापस आता हूँ। तो एक उसका वापस आना, तो वो तो एक कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट की ड्राइव पे उनका वो घर है, एक लिहाज से दफ्तर भी है, घर भी है, और 36 घंटे से उसके पास मोबाइल नहीं है। उसको एक चीफ एग्जीक्यूटिव है अपने प्रोविंस का, वहाँ के मामलात में भी हो सकता है कोई बात करनी हो, शावर लेना हो, फ्रेश अप होना हो, उसके बाद उसने आना था, एकदम उसके ऊपर चढ़ाई हो गई। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। जो कुछ इन्होंने हरकत की है वो इलीगल थी। दूसरी बात, एक शख्स आ रहा है, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इस कैपिटल में एक एहतजाज करने आ रहा है। हमारे ज़माने में 3 मिसालें हैं। मरियम नवाज पीडीएम की जमातें आई, किसी को कोई पर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से आए, अपने प्रोग्राम किए, चले गए। बिलावल भुट्टो आया, पूरा पंजाब, हमारी उस वक्त गवर्नमेंट थी, सिंध से निकला, पंजाब क्रॉस किया, यहाँ आया, रेड जोन में पहुंचा, अपनी तकरीरें की, चला गया। मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफ़ा आए और दोनों मरतबा उनको फैसिलिटेट किया G9 में, और वहाँ बैठे, वो धरना दिया और चले गए। कितने हमने दहशतगर्दी के पर्चे किए थे। इन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया हुआ था कि जैसे खुदा न खास्ता को बाहर के किसी मुल्क में जब ये सवाल हम रखते हैं ओपोजिशन के सामने, हुकूमत के सामने, तो उनका जवाब ये है कि आपकी पार्टी वायलेंस चाहती है, लाशें चाहती है, और जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए वो कहते हैं कि जब हमें गिरफ्तार करने आती थी इमरान खान के दौर में, कभी नैब कभी पुलिस, तो हम गिरफ्तारी दे देते थे। इमरान खान को गिरफ्तारी करने आए तो उन्होंने कारकुनों को सामने खड़ा कर दिया, पुलिस वाले जख्मी हो गए, जमान पार्क पर पूरा डेरा लगाया हुआ था कारकुनों का। 9 मई का वाक़या, वो कहते हैं वायलेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वायलेंस हो, इसलिए इनको रोकते हैं। देखें, इन बदमाशों की तो ज़बान पे एतबार कोई नहीं, ये झूठे लोग हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, पाकिस्तान की हर बार कौंसल बार एसोसिएशन को मैंने हेड किया हुआ है। मैंने यहाँ 6 दफ़ा हाई कोर्ट से आर्डर लिए, 6 दफ़ा, और कंटेम्प्ट अभी तक पेंडिंग है, 3 कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किए, और 8 सितंबर को यहाँ जलसा हुआ, और पुरअमन तरीन हमने जलसा किया। जितना भी संगजानी में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दिया, बदतरीन जगह थी, जो भी था हमने एक्सेप्ट किया। सर मेरे समय सारी लीडरशिप पे पर्चे, और 7 दिन में जेल में रहकर आ गया हूँ। बात यह है कि इन बदमाशों और बेईमानों का मुकाबला हम किस तरह करें? जो मुंह पे झूठ बोले उसका क्या आप मुकाबला करेंगे? बात यह है कि इनकी कोई एक FIR, मैं खुदा की कसम उठा के कह सकता हूँ, एक FIR भी इनकी सच्ची नहीं है। जो कुछ ये इस 3 दिनों में इन्होंने FIR काटी है। और जो मतलब ये ज़ाहिर है गौहर साहब हो, आप जैसे रहनुमा हो, जो ज़ाहिर है पूरा हमने अदालत में एहतजाज कर रहे होते हैं, हमने देखा कि ब्लैंकेट FIR हुकूमत करती है, उसके बाद आप लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, जो कि ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है, मगर एग्जैक्टली प्लान क्या था? क्योंकि अब ज़ाहिर जो रिपोर्ट हुआ वो है कि चाइना चौक तक वो पहुंचे, डी चौक तक वो जा सकते थे, और कॉल ऑफ करना था इमरान खान साहब के कहने पर, यह तय हुआ था, मगर फिर एग्जैक्टली क्या प्लान था जो जिसकी पासदारी नहीं हुई, जिसकी तरफ मुराद सईद साहब वो कह रहे हैं कि सिंपल था। मैंने ऑलरेडी भी इसको एक्सप्लेन किया एक पता नहीं प्रोग्राम में, एक दिन पहले 4 तारीख को शायद, मैंने कहा जी सिंपल प्लान था। अली अमीन गंडापुर पहुंचेगा,
उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ स्पीच करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज ही वाज लीडिंग द प्रोटेस्ट, और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएगा। दैट वाज ए प्लान। और अकॉर्डिंगली वो गया, एक शख्स जाता है कि यार ये लोग पीछे से, उसका एक काफिला, बड़ा काफिला अभी रास्ते में था, छोटा काफिले के साथ वो यहाँ पहुंचा। नेचुरली कि लोग इकट्ठे हो जाएं, वो अपने घर से होकर आ जाएगा, वो प्रोटेस्ट को तकरीर करेगा और खत्म हो जाना था। इस दौरान जब वो पहुंचता है 5 मिनट के अंदर इनको उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है, और आज अभी तक सील भी किया हुआ है उन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। तो बात ये थी कि एक सिंपल प्लान को, प्रोग्राम को इन्होंने खुद खराब किया। उसके बाद ज़ाहिर है क्या होना था, फिर जो एक पॉलिसी थी, एक स्टेटमेंट थी, और जिसको लीडिंग रोल था, उसके ऊपर आपने हमला कर दिया। कौन कॉल ऑफ करता, या क्यों कहते कि जी अब एहतजाज खत्म हो गया? कि जब आपने एक सूबे के सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला कर दिया, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गायब है, लापता है, और उसके बाद जो कुछ सिचुएशन बनी वो आपके सामने ही इन्होंने क्या तो शेख साहब क्या बहुत ज़्यादा डिपेंड किया गया, बहुत ज़्यादा रिलाय किया गया अली अमीन गंडापुर साहब पर कि वही लोग लेकर आएंगे, वही लीड करेंगे, बाकी क़यादत नज़र नहीं आई? क्या यह हिकमत अमली दुरुस्त थी? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने डिलीवर किया, मगर उसके बाद जैसे ही वो गए तो कारकुनों में बेचैनी फैल गई। कोई क़यादत ही नहीं थी जो उन्हें बता सके कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, कॉल ऑफ करना है, ठहरना है, क्या करना है, कोई था ही नहीं। देखिए, प्लानिंग तो ये थी, बिल्कुल ठीक प्लानिंग थी, और प्लानिंग के मुताबिक वो पहुंच भी गए। प्लान के मुताबिक बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त था। मसला ये था कि हमारी बाकी लीडरशिप को क्यों नहीं हमने फ्रंट फुट पे लेकर आए, उसकी वजह थी। वजह वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था। वो ये था कि MNAs एंड सेनेटर्स वो शिरकत नहीं करेंगे। वजह मेन उसकी ये थी कि ये जो सो कॉल्ड आईनी तरामीम कर रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर है, और जिस तरह लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर हमला आवर हैं ये लोग, तो वाहिद फोरम रह गया इंसाफ का निज़ाम जिसके ऊपर ये हमलावर है। मसला ये था कि अगर वो शामिल होते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उन पर तशद्दुद करते हैं, उनसे कोई जाली किस्म के एफिडेविट लेते हैं, या उनको कोई भी और तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं, उनको गायब करते हैं, उनको अगवा करते हैं, जो आईनी तरामीम आ रही है उसके लिए हमारी मुश्किलात पैदा होंगी। और दैट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से मेन लीडरशिप को, हमने बाकी लीडरशिप को कहा जी साइड पर रहेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब इसको लीड करेंगे, और उन्होंने सक्सेसफुली किया। और इसमें मुझे आप इस मौके पे आप याद करें, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे आया, वो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वहां एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा, लाहौर के अंदर अंदर। और जबकि हमारे यहाँ इनके जो कठपुतली वज़रा हैं क्या कहते थे कि ये अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, ये डी चौक पहुंच के दिखाए, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और जितनी उन्होंने तैयारी क्या ऐसी कर रखी थी जैसे जंग हो रही है। भाई एक शख्स आ रहा है, उनके ऊपर ड्रोन से, इवन हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर शेलिंग की है। इस तरह की एक्सपायर्ड शेलिंग, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। आज ये हजारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनकी बहनें आपके सामने ये पूरी वीडियो तो अब उन्होंने जब दोबारा कहा है कि एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब आप पंजाब में भी डाल दिया कि ये इन्होंने दहशतगर्दी की है और पता नहीं क्या किया। और अब आप पंजाब में एहतजाज करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा पार्टी कह रही है कि हम इस्लामाबाद में ही करेंगे और पूरे मुल्क से हम इस्लामाबाद में जमा होंगे। नाउ इशू ये है कि आप अपने वर्कर को और सपोर्टर को किस हद तक कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि 9 मई के वाकयात के बाद ज़ाहिर है आप उस तरीके से लोगों को सड़क पर नहीं निकाल पा रहे थे, जलसे फिर करना शुरू किए, फिर अब लोग सड़क पर भी आ गए, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ही आए, खैबर पख्तूनख्वा से मगर आए। मगर जो सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स है आपके वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, और जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्ड करेंगे उन्हें बाहर निकालने के लिए कि जी हम निकलेंगे और फिर कुछ डिलीवर करेंगे, क्योंकि वादा किया था इमरान खान साहब को रिहा कराने का। शाहजेब खान साहब, एक बात आपको बता दूं, इमरान खान लवर्स, इमरान खान के टाइगर्स, इमरान खान के वर्कर्स, इमरान खान के सिपाही और पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और मैं आपको बताता हूँ 2 जलसे हमने कैंसिल किए, हमारी लीडरशिप ने यहाँ इस्लामाबाद में। शदीद हमारे लोगों को उसके ऊपर एहतजाज था, मेरे समेत हमारा था कि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो ही हमने उसके बाद नेक्स्ट कॉल दी, हफ्ते बाद 10 दिन बाद लोग पहुंचे। और अभी आप देखें जिस रफ्तार से इस्लामाबाद में पर्चे हुए, हम लोग जेलों में गए, लाहौर में किया उसमें पर्चे हुए, लोग हमारे सैकड़ों की तादाद में जेलों में गए। उसके बाद आप देख लें रावलपिंडी का प्रोटेस्ट हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में गए। और इसी तरह मियांवाली में, इसी तरह बहावलपुर में, इसी तरह बाकी इलाकों में, फैसलाबाद में। और उसके फौरन बाद यानी एक दिन के वक्फे से इस्लामाबाद में हमने कॉल दी, हजारों की तादाद में अब लोग उठाए गए हैं, लोग जेलों में हैं। देखिए बात ये होती है, इन लोगों को ये अब समझ लेना चाहिए कि ये इमरान खान एक नजरिए का नाम है।
लोगों के दिलों से तशद्दुद करके, बर्बरियत का माहौल कायम करके, यजीदियत कायम करके लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आप आर्जी तौर पर खौफजदा कर देंगे, आर्जी तौर पर लोग कुछ साइड पे हो जाएंगे। जिन्होंने एक जज्बे के साथ एक हक सच का अलम बुलंद किया है, मैं अपनी करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस छोड़ के बैठा हुआ हूँ एक पार्टी की खातिर, मुझे क्या मिलना है? मैं इक़्तिदार के ज़माने में तो उनके साथ सच नहीं था। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि यार आज आइन के ऊपर हमला है, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है, आज जमहूरियत एक तमाशा और ड्रामा बन के रह गई है। मगर साहब इस सारी आइन की लड़ाई में, इस सारी आइन की लड़ाई में जो आपके दो एहतजाज नहीं हो सके वो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से राब्ते की वजह से नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप लोग मान गए और ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन थी कि अब यहाँ से रास्ता निकलेगा डायलॉग का, नहीं निकला। इमरान खान साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया। ये जो कल जो परसों हुआ है, ये यहाँ भी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता उस्तवार हुआ है दोबारा से, जिसकी वजह से कॉल ऑफ हुआ, जिसकी वजह से मामला कहीं ना कहीं आप लोगों की एक विंडो खुली है दोबारा रवाबित की? नहीं, एक तो ऐसी बात कोई भी नहीं है। 16 FIR अगर कटी है जिसमें से 12 अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कोई राब्ता किया था, मैं तो लूप में नहीं था, अगर किया था तो वो भी मुल्क की सिचुएशन में कि जी बांग्लादेश की टीम आई हुई है, खत्म नबूवत के लोग इधर बैठे हुए हैं और मुल्क में खाना जंगी ना शुरू हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। और अगर इमरान खान साहब को जिन हमारी लीडरशिप गई थी उन्होंने उनको कायल किया तो वो हो गए, लेकिन इट वाज नॉट द पर्पस कि हमने आज के बाद प्रोग्राम नहीं करने। हमने उनके कहने पे कॉल ऑफ की थी। जो उससे पहले वाला था, आपको याद है 2 दफ़ा DC ने हमें नोटिफिकेशन दिया अंडर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर ने उसको डी नोटिफाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कैंसिल हो गया, हम आपका प्रोग्राम नहीं मानते। लेकिन मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये बाद में भी नहीं आपको अलाउ करेंगे, आप करें इसका जलसा, जो भी हालात होंगे हम फेस करेंगे। और आपको याद है या नहीं है, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इस केस को आर्गू कर रहा था तो DC को बुला के पूछा कि जी TLP वाले आए हैं, यहाँ 5 दिन बैठे रहे, आपको कोई इतराज नहीं था। जमात इस्लामी वाले आके यहाँ बैठे रहे, कोई इतराज नहीं था। पिंडी में वो 10 दिन 15 दिन उन्होंने उसका धरना दिया, आपको कोई इतराज नहीं था। और यहाँ वो बैठे रहे खत्म नबूवत वाले, उनके में भी कोई इतराज नहीं था। इनके ऊपर क्या करने का जी, उन्होंने बगैर पूछे कर लिया था, ये भी कर ले। तो बात यह है कि अच्छा, जब हमने बगैर पूछे कहा जी हम जलसा करना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और इनकी तैयारी और इनका अंदाज और वो आप देख लें कि किस तरह कर रहे हैं। अगर एक पार्टी को क्रश करने के लिए एक दोहरा मेयार कानून का और ब्यूरोक्रेसी रखेगी तो उसका क्या होगा? फिर उसका अंजाम यही होगा। मतलब मगर आइंदा भी जब एहतजाज करेंगे, अब अफसर साहब इशू यह है कि गवर्नमेंट को ये कंफर्ट आ गया, वो कह रहे हैं हमारा एक जो परसीव्ड थ्रेट था कि अगर तहरीक इंसाफ आएगी इस्लामाबाद में और डी चौक का ऐलान करेगी तो कितना खतरे में हुकूमत पड़ सकती है, वो थ्रेट का जो इंप्रेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब हमें डर नहीं है कोई, हमें पता है कि क्या इनकी कैपेसिटी है। तो ये आपको लग रहा है पार्टी के अंदर ये एहसास है कि किसी ना किसी तरीके से जो हिकमत अमली थी वो प्लान के मुताबिक नहीं गई, तो हुकूमत को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, या आप लोग खुद कॉन्फिडेंट हैं कि आप दोबारा हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं और उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर एस्टैब्लिशमेंट को लाने में कामयाब हो सकते हैं जिससे रास्ता निकले? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इनकी कांपे टांगी हुई हैं, इनके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये मुकाबला कर सकें। इनके पास ये सूरत हाल, ये तो एक दिन 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम का सोच के बैठे हुए थे। इन लोगों को जो कुछ ये सोच बैठे हुए थे, ये अपने आप को अपनी पार्टी को दरमियान में रख के हमारे पास इतनी ताकत है, इनके नशे जो थे वो आपने देखा नहीं था। डी चौक पहुंच के दिखाएं, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। और ये सिवाय रियासती दहशतगर्दी के इनके पास और है क्या? ना अखलाकी जवाज है, ना आईनी जवाज है, ना कानूनी जवाज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी अंदर से टांगें हिल गई हैं, इनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहा। और इनको अच्छा, फिर अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताएं 3 दिन के लिए क्यों इन्होंने बंद कर दिया था? नेट भी बंद था, मोबाइल भी बंद था, सब कुछ बंद था। ये कोई आम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां आप नेट बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, खंदके खोद दें, कंटेनरिस्तान बना दें पूरी पिंडी डिवीजन को, इस्लामाबाद को, और बल्कि पूरे पंजाब को। इस तरह ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आज तक मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ इतने अरसे से, आज तक ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे। बहुत शुक्रिया। मौलाना किस तरफ खड़े हैं आईनी तरमीम के लिए? हुकूमत एक दफ़ा फिर एतमाद का इज़हार कर रही है, मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद।
कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला खबरों में है। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को आईनी तरामीम पर साथ देने के लिए आमादा कर लिया है और हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि आईनी तरामीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराने में उसे मुश्किल का सामना नहीं होगा और उसके नंबर पूरे हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में होने वाली अहम मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती के मुताबिक मुलाकात में आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल और SCO कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत की गई। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस वक्त JUI की मरकज़ी तंजीम मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं और गफूर हैदरी ओहदा रखते हैं। मैं तंजीम के बगैर अकेला फैसला नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए JUI ने 80% मुसविदा तैयार कर लिया है। ये मुसविदा जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर देंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना की कोशिशों की तारीफ़ की। मुलाकात में तय हुआ कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसविदे को तरजीह दी जाएगी। यह भी तय हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के 15 और 16 अक्टूबर को इजलास के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास SCO इजलास के फौरी बाद बुलाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरामीम लाई जाएँ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बाकायदा बहस और इत्तफाक राय के बाद ही आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेज़बान मेहर बुखारी से बात करते हुए कहा है कि मुझे ये एतमाद नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का मुसविदा आईनी अदालत के क़याम और अदालती तैनातियों तक महदूद है। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है। कर दिया ना सर ये पार्लियामेंट की वो मैंने we'll get on to that. I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। जिस तरमीम पे मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ काम जल्द शुरू हो जाएगा, जिस पे पीपल्स पार्टी का जो इनपुट है उसमें इस किस्म का हमने सजेशन नहीं दी। हमारा जो ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट है या इनपुट है that is confined to the establishment of a constitutional court and the judicial appointments का process। जबकि आईनी तरामीम के हवाले से JUI के रहनुमा कामरान मुर्जा ने कहा है कि एक मुसविदा हमारी तरफ से भी तैयार हो गया है और वो मौलाना फजल रहमान के पास है। इसके अलावा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों द न्यूज़ की जानिब से शाया की जाने वाली इस खबर पर एक ओहदेदार ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। उस ओहदेदार ने पुरएतमाद अंदाज में इजहार किया कि तरमीम के लिए ज़रूरी तादाद से ज़्यादा अरकान दस्तियाब होंगे। आईनी तरामीम ज़रूरी हैं और ज़रूरी तरामीम की जाएंगी। मतलूबा 2/3 अक्सरियत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खबर के मुताबिक ओहदेदार ने कहा कि आप देखिएगा कि हमारे पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा अरकान होंगे। आईनी तरामीम के वक्त के मुतालिक कहा गया कि ये तरामीम बहुत जल्द की जाएंगी। खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि तरामीम किसी भी वक्त की जा सकती हैं, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फ़ौरन बाद आईनी तरामीम किए जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। आईनी तरामीम मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। एक तरफ हुकूमत जहाँ आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान की तरफ देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। इस हवाले से एक ख़त पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था और आज एक और ख़त लिखा है जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द करने का मुतालबा किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने ख़त में लिखा है कि मैं ये ख़त अपने 19 सितंबर 2024 के ख़त का हवाला देते हुए लिख रहा हूँ। कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स ने मुझे खतूत लिखकर ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई तरामीम को लागू करने पर जोर दिया है। कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर मुझे लिखे गए खतूत में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें दिए जाने का इम्कान इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन के सामने एक सादा सवाल है कि मखसूस नशिस्तें आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत दी जाएँ या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत जो इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम से पहले दिया गया था। पार्लिमानी लीडर्स ने मजीद कहा है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फैसला न किया जाना कानून की खिलाफ वर्जी और पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। इसलिए पार्लिमानी लीडर्स ने मुझ पर जोर दिया है कि मैं आपको आईनी स्कीम के तहत दी गई जिम्मेदारी अदा करने के लिए फौरी याद दहानी कराऊं।
इसलिए मैं ये बात दोहराता हूँ कि मामले को बगैर किसी ताखीर के आइन और इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम के तहत हल किया जाए। जबकि इस तरह का एक खत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, जिसमें मखसूसी चीज़ों का फैसला जल्द और इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम के मुताबिक करने का मुतालबा किया गया है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप खुद वकील हैं, आपने उस मुसव्विदे पे काम करके आपने बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब को दे भी दिया है। किस हद तक अब ये कहा जाए कि करीब हैं हुकूमत और JUI एक मुसव्विदे पर कंसेंसस के, और वो आ जाएगा आने वाले 1-1.5 हफ्ते में? देखिए, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम करीब हैं या दूर हैं। कल या परसों तक मौलाना शायद इसको शेयर कर लें दोस्तों के साथ सब, और स्पेशली हम ये दूसरी पार्टियों के साथ शेयर करने के साथ इंटेलेक्चुअल इनपुट के लिए भी शेयर करना चाहते हैं, वकला के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि इसमें अगर कोई हमारी गलतियाँ हैं तो वो निकाली जा सके और उसको दुरुस्त किया जा सके। तो फिर जब शेयर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर डिबेट भी शुरू हो जाएगी। मतलब इस वक्त तो मौलाना इस वक्त सबके ही फेवरेट हैं, हुकूमत के भी और तहरीक इंसाफ के भी। अब तहरीक इंसाफ माजी में शदीद मौलाना पर तनकीद करती थी, मगर जब पहली दफ़ा तरमीम की कोशिश हुई उसके बाद उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो क्या उनको भी आप लोगों ने अपने मुसव्विदे पर सेम पेज पर लेने की कोशिश की है? अब देखिए, उनके साथ भी मुझे कहा गया था कि उनसे जुबानी बात कर लीजिए, तो मैंने जवाब में फिर बताया कि जब मैं किसी से जुबानी बात करूंगा तो वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखें। तो अनलेस कि वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दें उस वक्त तक बातचीत जो है कोई वकील कम से कम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मौलाना ने आज आना था कराची से, कराची गए हुए थे, आज आ गए होंगे, शायद थके हो, तो कल तक अगर बुलवा लेते हैं तो फिर उसके बाद जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। मतलब और क्या 25 अक्टूबर से पहले अगर हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो क्या JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टाइम गुजर जाए उसके बाद किया जाए, मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए? देखिए, हमारी कोई पर्सन स्पेसिफिक कोई बात नहीं है, हमारी काजी साहब से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या किसी आने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना वो मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं कि प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेंगे तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली कल वो आपके गले पड़ जाते हैं। तो किसी शख्स के लिए तरमीम लाना, किसी शख्स को आउट करने के लिए तरमीम लाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। किसी शख्स को आउट करने के लिए या फिर किसी शख्स को इन करने के लिए, दोनों गैर मुनासिब होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। मतलब मगर एक जो अब एतराज़ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार ही कुछ नहीं रह जाएगा जब आईनी मामला सारे के सारे उससे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या आपका, क्योंकि ज़ाहिर है आप बतौर लॉयर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जो लॉयर बॉडीज़ हैं उनकी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, आपके इस पर कंसर्न्स हैं और जो आपका मुसव्विदा है वो इन चीज़ों को एड्रेस करता है? मेरा ख्याल है कि हमने हर चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है, अपनी पार्टी पॉलिसी को भी एड्रेस करने की कोशिश की है और जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मामला हैं उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। मद्देनज़र हमारे वो मसवदा था जो नून लीग ने इनिशियली शेयर किया था, तो आप उसको समझ लीजिए कि उसका एक तरह से हमने उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के मसवदे को भी हमने सामने रखा है, तो कल तक या एट द मोस्ट उससे अगले दिन तक वेट कर लीजिए, मौलाना शेयर कर देगा कहते हैं तो फिर उसके बाद आसान हो जाएगा हमारे लिए। बस आई अंडरस्टैंड कि जो आपके अपना मुसव्विदा है आप उसको नहीं शेयर करना चाह रहे, बट जो हुकूमत का मुसव्विदा था उसमें से कहा जा सकता है कि आईनी अदालत को सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार, जुडिशल कमीशन का सरबराह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को बनाने और कमीशन में आईनी अदालत के जजेस शामिल करने, आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मुकर्रर करने, ये जो तरामीम पेश की गई थी इनको आपने कम अज़ कम मुस्तरद किया है? देखिए, हमने उनको, अगर हमने उसके ऊपर एग्री करना होता तो हम उस पर वोट करते, हमने वोट नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि मुस्तरद किया। और जो हाई कोर्ट के जजेस के तबादले वाला मामला था इसको भी आपने मुस्तरद किया है? उसको भी हमने, क्योंकि वो भी पर्सन नहीं तो पर्सन स्पेसिफिक था, 6 जजों के खत के साथ इसको अटैच किया जा रहा था। अच्छा, और आईनी अदालत में तैनातियों की कमेटी पार्लिमानी पार्टी की बुनियाद पर बनाने, 184(3) का इख्तियार आईनी अदालत को देने, इसको भी मुस्तरद किया आपने? हमने कुछ चीज़ें ऐसी की है जो मेरा ख्याल है कि पार्टी हेड के हवाले से रहने दीजिए, और एक दिन की बात है, कल तक सब कुछ आपके हाथ में होगा, आपके पास कागज होगा, फिर उसको देख कर लीजिएगा। बस जो एक बात है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होने, कि आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल करने, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इससे बहुत सी बातें खुल जाएंगी।
मैं इसको जो ना पार्टी हेड पे छोड़ता हूँ कि कल तक जो वो डॉक्यूमेंट अगर वो शेयर करते हैं तो फिर आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा जो कुछ किया है, क्योंकि पार्टी हेड की तरफ से आने की और अहमियत होती है, मेरी तरफ से कोई चीज़ शेयर होने की जो है वो कोई अहमियत कम हो जाती है, तो कल तक सिर्फ इंशाल्लाह। साहब एक और मामला, आपने एक इंटरव्यू में एक बात कही कि आपकी सुना है कि जो पीटीएम है, ये जो जिरगा बुलाया गया है उनकी तरफ से, पश्तून कौमी जिरगा, उसमें जो रियासत है उसके हवाले से भी जो है वो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है नहीं रहना, इस किस्म की खबरें। जब हमने उनके तर्जुमान से बात की तो उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो हम पर जो पाबंदी लगी है हम उसे चैलेंज हाई कोर्ट में करने जा रहे हैं, हम क्यों चैलेंज करते अगर हम पाकिस्तान की रियासत को ना मानते। उन्होंने एजेंडा भी शेयर किया कि पहला दिन ये एजेंडा है कि 2 दहाइयों में पख्तून अवाम की हालत ज़ार पर डेटा पेश किया जाएगा, जिसमें फोकस जंग से पहुंचने वाले नुकसानात, मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्राइजेशन के सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट पर होगा। दूसरे दिन पख्तूनों के मसाइल के हल के लिए क्लोज डोर डिस्कशन होगा। तीसरे दिन का फोकस पश्तून कौमी जिरगा की रहनुमाई के लिए नई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील और मुस्तकबिल का वाज़ेह एजेंडा तैयार करना। उनका कैटेगोरिकली कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है हमारा जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया है कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो मैं उनसे फिर माफ़ी तलब करता हूं, मगर जो बात मैंने सुनी थी, मैं सुनी सुनाई बात, मैंने इसके साथ ये भी कहा था कि ये सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना है, तो अगर ये इस तरह से नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं और मैं फिर अपनी बात को जो है वो तस्लीम करता हूं कि शायद मैं गलत हूं। और सब साथ में ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी उन पर, कोई रीजंस भी नहीं दिए। आज फिर वज़ीर इत्तलात ने इवन मैं इस एक्सटेंट तक जाता हूं कि अगर कोई ये समझे, कोई ये सोचे भी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई प्रोपोगेट करते हैं मगर कोई एहतियात नहीं उठाया, तो तब भी उन पर पाबंदी लगाना गलत है। उनको पॉलिटिकली जो है ना वो उनको मीट विद करना होता है, इस तरह से नहीं होता। पाबंदियां लगाने से मामला दुरुस्त नहीं होते, उनको अपने साथ गले लगाना होता है, ना कि अपने से दूर करना होता है। और सब और 2019 में उस वक्त DGISP आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बैरूनी फंडिंग लेते हैं और कब कार्रवाई होगी। पूरी तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में तकारीर की, पूरा प्रोपेगेंडा किया गया पीटीएम के खिलाफ। आज आपकी हुकूमत, जो आपके साबिक इत्तेहादियों की हुकूमत है, आप तो अपोजिशन में हैं, वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर 3-4 साल बाद। हालांकि इमरान खान की हुकूमत गिराते वक्त आप जो पीटीएम के साबिक कुछ लोग थे, दावर साहब, वो आप लोगों के साथ मौजूद थे, वो उस वक्त भी भुगत रहे थे, आज भी भुगत रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में रवाज है, पाकिस्तान में जो आपको दूसरी तरफ बैठा हुआ नजर आता है, कभी आप उसको इंडिया के साथ मिला देते हैं, कभी उसको किसी और के साथ मिला देते हैं, तो ये गलत ट्रेंड है, ये इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करता है उसका खैर मकदम करना चाहिए, उसके ऊपर गद्दार का लेबल लगाना, उसके ऊपर कोई बाहर से फंडिंग लेना जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, या कोई और इल्ज़ाम इस तरह से लगा देना, बिल्कुल जो है नाजायज़ है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर कोई दूसरों का मानना भी ये है कि नहीं हम पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और सब ये बड़ी अहम बात है, आपका खुद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अब हमें जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये कि अगर कोई डायलॉग की बात करता है तो उसके ऊपर रियासती क्रैकडाउन है। अब पीटीएम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों के साथ इनके रवाबित हैं। आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ रवाबित हैं, हालांकि इनकी पूरी की पूरी कैंपेन ही दहशतगर्दी के खिलाफ रही है या फिर इन नेटवर्क्स के खिलाफ रही है। फिर अख्तर मेंगल साहब वो नाराज़ हो गए, फिर जो दीगर एहतजाज करते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उनके खिलाफ अगर कोई दहशतगर्द माफ़ी मांग ले तो उसके बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाई जाती है और उन्हें बड़ा वेलकम किया जाता है। ये रियासती पॉलिसी आपके ख्याल में मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगी कामरान मुर्तज़ा साहब? बिल्कुल गलत है ये। वो आपने जब हमारे यहाँ कोई जो है रेवेन्यू साइड पे कोई दरखास्त देते हैं तो फिर वो पटवारी उस पर रिपोर्ट लिखता है और वो रिपोर्ट जो है ना MBR तक उसी तरह जाती है और फिर उसको कहते हैं कि रिपोर्ट पटवारी जो है वो फसल है। यहाँ भी कोई पटवारी जो है ना कुछ लिख देता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर उसको गद्दार पटवारी ने लिख दिया तो वो गद्दार है, वो फंडिंग लेता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है। लोगों को गले से लगाना सीखिए, लोगों से प्यार करना सीखिए, लोगों को कौमी धारे में शामिल करना सीखिए, साथ लेके चलना सीखिए। इस तरह से नहीं कि हर एक जो है ना जो आपका मुखालिफ है उसके ऊपर इल्ज़ामात की टोकरी जो है ना डाल दें और वो लेके वो फिरता फिरे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।